पार्टी मुख्यालय में रांची और आसपास के प्रखंड के कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए साथियों का आज पार्टी में पदार्पण हुआ है। मैं पार्टी के इस मंच से सबसे पहले इन सभी का विचारों का और इनके निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने कार्य अनुभव के आधार पर अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर पार्टी के एजेंडे के ऊपर ये सभी साथी काम करेंगे और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को रचनात्मक रूप से नीचे तक ले जाने में और जन सरोकार के लिए लड़ी जाने वाली अगली लड़ाई में ये सभी हमारे साथी सहभागी होंगे। इस उम्मीद के साथ अपने परिवार में इन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दादा, अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो आज या फिर एनडीए की क्या रणनीति सदन में दिखेगी और किस तरह से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार के सामने आप लोग से रखेंगे? देखो, वर्तमान समय में जो ये सेशन अभी आने वाला जो सत्र अभी आएगा, इसका कार्यावधि बहुत कम है। सबसे पहले इसके जो दिन निर्धारित किए गए हैं बहुत कम है। ओपन डिबेट के लिए भी सब्जेक्ट अभी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किए, चूंकि कॉमन मीटिंग होगा तब जाके सब्जेक्ट आएगा। कोशिश क्षेत्रीय बार इसमें ज्यादा होती है कि विधायक अपना क्षेत्र के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन दलीय रूप से हमारा जो एजेंडा रहेगा, हमारा एजेंडा निश्चित रूप से इस राज्य में सबसे ज्यादा जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा विषय है कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, कानून व्यवस्था का विषय। लॉ एंड ऑर्डर में और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे जो गंदा स्थिति वर्तमान में है, जो माफियागिरी है या फिर सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके ऊपर बेसिक फोकस रहेगा, जिसकी कई घटनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से जमीनी रूप पे हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। साथ ही साथ लैंड, ये राज्य का सबसे बड़ा विषय है और जितनी घटनाएं घट रही है उसमें सबसे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम है जमीन को लेकर, और जमीन पे तो किसका है, अधिकार किसका है, कौन सा कानून काम कर रहा है। सरकार के 3-4 कानून जो यहाँ पर आने थे, सरकार ने सबसे ज्यादा प्रलोभन जिस विषय को लेकर दिया था, जिसमें महिला सम्मान योजना को लेकर ये 6 लाख 6.5 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया, किस परिस्थिति में काटा गया, पहले कानून क्या बना और बाद में ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या पहले का रिश्ता केवल वोट के साथ था और दूसरा रिश्ता क्या है, संबंध किस रूप से है, उनकी योग्यता किस आधार पर तय किए थे पहले और अभी किस आधार पर है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और लैंड मुआवजा को लेकर जो बड़ा इशू है यहाँ पर, वो विषय हमारा रहेगा। इन ठोस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से हमारा दल और दल का नेतृत्व निश्चित रूप से वहाँ रखने का काम जमीन करेगा। का जिक्र आपने किया, अभी बहुत चर्चा में नगरी में रिम्स-2 निर्माण है, जिसमें कांग्रेस के अंदर भी विरोधाभास है। आपकी पार्टी और आप भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या देखते हैं रिम्स-2 के? देखो, इसके थोड़ा पीछे जाको, रिम्स-2 को लेकर थोड़ा पीछे जाइए। आप पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा, ये सत्तारूढ़ दल जब ये सत्ता से बाहर थी तब इस लड़ाई को अपना हथियार बनाए थे। ये इशू को पब्लिक साइड से बोलते थे कि जमीन के लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, रैयत को हक मिलना चाहिए, ये बातें और चर्चाएं होती थी और इसमें इसके प्रमुख लीडर भी भाग लेते थे। आज जब सरकार इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में है, तो बनिस्बत इस परिवारों को लाभ देने के बजाय उनको एक पुलिस कैंप के रूप में वहां रखा गया और खेती से बेदखल किया गया है। दादा, एक और सवाल है, अभी ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार, दिल्ली में भी अभी कार्यक्रम चला, उसके बाद 1 तारीख को धरना, कांग्रेस के ओबीसी पॉलिटिक्स को झारखंड में कैसे? देखो, ये पार्टी राज्य के अंदर में राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि स्पष्ट रूप से जो बेसिक जनाधार जो होना चाहिए, वो जनाधार की तलाश में वोट, चुनाव और जीत का आंकड़ा, इस फासले को तो बना लेते हैं लोग समय पर, विषय को लोगों को प्रलोभन के में हम लोग हमेशा कह रहे हैं, चुनाव में प्रलोभन का एजेंडा ही इनकी जीत का बड़ा कारण बना है। इसलिए वो अभी फर्दर आगे की राजनीति के लिए एजेंडा ढूंढ रही है। एक सरकार स्थापित है लेकिन उनको एजेंडा पता नहीं, एजेंडा ढूंढ रही है। हम तो न्याय चाहते हैं। मैं पहले तो स्वागत इस बात का करता हूं कि भारत सरकार ने जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया। आपको पता होगा 19 से लेकर लगातार जब से हुआ है या गठन के काल से ही यहाँ के बैकवर्ड कास्ट, जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, उनका आरक्षण दे, क्योंकि बिहार विभाजन के बाद से एक बड़ा नुकसान इस वर्ग को हुआ है। तत्कालीन सरकार ने ये कोशिश भी की आरक्षण बढ़ाया जाए। उस समय ये बाध्यता थी कि आप 50% से ऊपर नहीं जा सकते। बाद के समय के सरकारों का निर्णय बदला है और सरकार आगे गई है। 60% तक का रिजर्वेशन जब भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया, तो आप राज्य को ये अधिकार भारत सरकार की ओर से समय समय पर स्पष्ट हुआ है
और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बड़ा सहज रूप से ये निर्णय आया है कि ये निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है कि राज्य के अंदर में रिजर्वेशन किस रूप से होगा। मैं कह रहा था कि रिजर्वेशन में भारत सरकार के जातीय जनगणना का हम स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के अंदर में हमारी लड़ाई का एक हिस्सा, एक सफल एक पहल माना जा सकता है, एक अच्छी पहल है, लेकिन उसमें हमने कहा है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन आरक्षण की सीमा भी उस समय जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को सही रूप से जनसंख्या के अनुपात में उसको लाभ मिले। ये हमारा विषय है और ये हमारी भारत सरकार से और राज्य सरकार से भी ये हमारा लड़ाई रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस विषय को हम लोग अपने राज्य में स्थापित कर पाएं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है बिहार में, उसको लेकर झारखंड अभी अब जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि यहाँ कैसे देखते हैं? देखो, ये अपने आप में काफी विवादित रूप से चल रहा है। वो राज्य सरकार अगर ये निर्णय लेती है तो हम इसको मानेंगे कि एक शुद्धिकरण का काम चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ इलेक्शन है ही नहीं। सरकार चाहे तो करे। और दूसरा एक मामला, मूल एजेंडा आप पूछ रहे थे, तो हमारा एजेंडा ये भी निश्चित रहेगा कि ये जो नगर इकाई का चुनाव सरकार समयबद्ध करे, समय से करे। ये हमारी एकदम बहुत, हमने इसमें काफी डिमांड किया। हमने आरक्षण की बात की, 10,000 से ज्यादा लोगों का आरक्षण पंचायती राज इलेक्शन में सरकार ने मार दिया। उसके बाद जब अभी नगर इकाई का चुनाव होना था, उसमें भी हड़बड़ी दिखा रहे थे। सरकार ने यहाँ तक कि कोर्ट को आश्वासन दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। ट्रिपल टेस्ट कराने का जो इनका रहा रवैया, उसको आप देख लीजिए। वो अभी शंका के घेरे में है। वो सही रूप से लोगों के घर तक कोई नहीं पहुंचा और ये किस रूप से इन्होंने ट्रिपल टेस्ट करा लिया, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको हम लोग सरकार के सामने, सरकार विधानसभा में हम लोग आक्षेप करेंगे। और ये जनता की लड़ाई है, ये आम आवाम की लड़ाई है। एक इतना बड़ा वर्ग इस रूप से जनता खेलना चाहेगी उनकी भावना के साथ, ये होने नहीं देंगे। और ये पिछड़ा का बेसिक लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आजसू पार्टी लड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से बहुत दूर है कांग्रेस। कांग्रेस ने विषयों की अवहेलना की है, वो विषय के साथ नहीं चल सकते। सुदेश जी, दो सवाल है कि राहुल जी अब कह रहे हैं कि हमको सत्ता दीजिए देश का, और ये 60% का जो स्लैब है, 10% इकोनॉमिकल बेसिस पे और 50% हम इसको तोड़ देंगे। तो क्या तोड़ देंगे कहने का मतलब इस स्लैब को हटा देंगे, जो कानूनी बाध्यता है कि 50% का जो स्लैब है रिजर्वेशन का, ये तो अब हट चुका है। ये रहा कहाँ? जब आप 50 से 60 में चल गए तो ये बाध्यता कहाँ रह गई? कई राज्यों में अभी चल रहा है, कई राज्यों में 50 से ऊपर का रिजर्वेशन लोगों को प्राप्त है। तो क्या आजसू पार्टी आगामी चुनाव लोकसभा में कांग्रेस के इस मूड के साथ रहेगी या मैनिफेस्टो के साथ रहेगी कि हाँ रिजर्वेशन 75% हर जगह? कांग्रेस समय समय पर विषयों को बदल रही है। ये पूरा देश कांग्रेस ने ही चलाया है। कांग्रेस ये क्यों भूल रही है कि बीच के काल में ये कार्यकाल जो उनका रहा है, उस समय ये तो निर्णय वो ले सकती थी। अचानक अभी एक वोट बैंक का जब बिखराव हुआ, जब अपने हाथ से वोट बैंक निकल गया, तब आप सोच रहे हैं बैकवर्ड की ये रिजर्वेशन के ऊपर अगर किसी ने बड़ा प्रहार किया है तो उन्हीं को दोषी न मानेंगे, जो लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि वो दूसरी पार्टी रही, मूल पार्टी रही। कई प्रधानमंत्री उनके घर और परिवार से लोग आए हैं। आपके सरकार में कई संस्थानों का नाम बदला गया, जैसे यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया, फिर कमल क्लब का, फिर उसके बाद जो अटल क्लिनिक का, सरकार सबका नाम बदल दी है, मदर टेरेसा नाम रख रही है। बीजेपी सड़क पर है, आंसू का स्टैंड। देखो, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ इस विषयों पर। मैंने कल भी बोकारो में अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था। मैं बोला क्या है, क्लिनिक हेल्थ सेंटर है जहां पर लोगों को दवाइयां या डॉक्टर उपलब्ध होंगे। ये तो मूल आधार है, लोगों की सेवा, हेल्थ, चिकित्सा वहां से होगा। तो मैं तो इस बात का हूं कि नाम जिसका रखिए, नाम से काम नहीं बदलेगा, काम बदलेगा सरकार के इरादे से। ये सुनिश्चित करिए कि क्लिनिक में लोगों की हेल्थ की सेवा बेहतर रूप से हो, डॉक्टर उपलब्ध रहे, दवाइयां उपलब्ध रहे और लोग कहें कि इस जगह से हमारा बेहतर सेवा हो रहा है। नहीं तो किसी बड़े आदमी का नाम रख दीजिए, वो उसका नाम आप बदनाम ही करेंगे। कोयला को लेकर जिस तरीके से सांसद जयप्रकाश चौधरी गए, वहां पे धक्का मुक्की हुआ, इलीगल माइनिंग का मामला आ रहा है, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र जिम्मेदार है, सीसीएल का काम है ये सब देखना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इलीगल डिगिंग हो रहा है, सीसीएल कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं? ये देखो, दोनों की जवाबदेही है। ये इसमें मैं भारत सरकार, राज्य सरकार, सीसीएल और राज्य प्रशासन का, जिला प्रशासन की भी जवाबदेही दोनों के बराबर है।
और इसमें कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कोई बड़ा खेला इसके अंदर है। सभी लोग ये स्वीकार करते हैं, आम लोग स्वीकार करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी स्वीकार करते हैं कि गलत रूप से जो खान संपदा का दोहन हो रहा है, और ये दोहन अगर हो रहा है तो सरकारी संरक्षण में हो रहा है कि दोनों के अपने दायित्व हैं। खान संपदा निहित है, उसका पूरा कमांडिंग है सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल के ऊपर में, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर में है। जब तक ये दोनों में गठबंधन ना होगा तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर घटना घटी है तो सांसद एज ए सांसद वहां पर उनका जाना लाजमी था। उनके जाने के बाद भी अगर कोई गिरोह बनकर उनके ना पहुंचने का, कोई पत्रकार ना पहुंचे, ऐसा माहौल तैयार करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कितना गंदा व्यवस्था वहां पर है। इसीलिए कल ही कहा, ये राज्य सरकार का नहीं बल्कि माफिया राज के रूप में पूर्व में जैसा स्थापित था उसी रूप से धनबाद और आसपास का कोल एरिया विकसित हो रहा है। एक और सवाल, कल कांके में एक महिला के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो ये सरकार का, ये सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार का बड़े लोग, जो लोग ये खारिज करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, वो सामने आए और बताए ये किस कारण से ऐसा हुआ और इसके लिए दोषी कौन है। लगातार महिलाओं के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है। ये डाटा हम लोग के पास है, डाटा हम लोग इसको दोहरा रहे हैं, आपके पास डाटा है, लेकिन सरकार इस डाटा को स्वीकार नहीं करती।